स्टूडेंट्स जो अभी 2026 में CUT देने वाले हैं, तो जो वो अभी 12th में इन्वॉल्व हो गए, राइट? तो 12th के क्या वो सोचेंगे कि 12th के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, फरवरी मार्च हो जाएगा, फिर 2 महीने पढ़ के हम ऐसे NCERT रीड करेंगे? तो क्या आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप 12th के साथ साथ करिए प्रिपरेशन या 12th के बाद आप करेंगे? नहीं, देखिए, ये ऐसा पेपर है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ही आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट कहे कि वह 12th करने के बाद या ऐसे आखिरी 1 महीने या 1.5 महीने में करना चाहे, तो आई थिंक ये बहुत ही, आई वुड से कि थोड़ा ये बहुत ही फुलिश जैसा है स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जब सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट और वही कुछ आपको पढ़ना भी है, तो फिर इसके लिए अलग से तैयारी करने की कोई मुझे इसमें दिखता नहीं। आपके पास, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत सिंपल सा है, आपको बस अपनी किताब उठानी है NCERT की, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं एंड दैट इज़ इट। और आई थिंक आप दिन में 6 से 7 घंटे भी अगर सिर्फ CUT की मैं बात कर रहा हूँ इस पर दें, तो फिर भी आई थिंक आपके स्कूल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए 3-4 घंटे तो फिर भी हैं दिन में, यदि हम माने कि आप एक दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं तो मेरे ख्याल से बैलेंस करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों का सिलेबस, स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपका 12th में कौन कौन सा 12th में जैसे CUT में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आप प्लीज़ बताएं, उनको कैसा आपके करने का क्या सोच? जी देखिए, लैंग्वेज तो इंग्लिश था और डोमेन सब्जेक्ट्स मैंने 3 लिए थे, तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स हुए मेरे। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में मेरा हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था और सोशियोलॉजी थी। और इनको तैयारी करने का देखिए, फिर वही आप सिलेबस देखिए और NCERT को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यदि पढ़ते समय आपको लगे कुछ चैप्टर्स मिस हो रहे हैं या आपको पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, बोर हो रहे हैं, तो ठीक है, उसके भी उपाय हैं। आप वेबसाइट्स पे जाइए, आप YouTube चैनल्स पे जाइए, रेलेवेंट टॉपिक्स को खोजिए और उसके बारे में पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। जैसे कि मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसके आखिरी कुछ चैप्टर्स जो मॉडर्न हिस्ट्री को डील करते हैं, तो वहाँ क्या थे, मेरे एग्ज़ाम थोड़े नज़दीक हो गए थे और मैंने भले एक बार पढ़ लिया था, बट मुझे रिवीजन उसका करना था। तो मैंने क्या किया कि मैं इसे किसी YouTube चैनल को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने क्या कहा, मैंने मैग्नेट ब्रेन्स के उस चैनल से उस चैनल से मैंने पढ़ाई की और सॉर्ट ऑफ रिवीजन के लिए। एक बार मैंने भले ही चैप्टर खुद से पढ़ लिया था, बट रिवीजन के लिए मैंने मैग्नेट ब्रेन्स और कुछ चैनल से उन पर रिलाई किया और उससे मेरा रिवीजन हुआ और मुझे कुछ और चीज़ें पता चली जो हो सकता है कि मुझे नहीं पता होगी। तो आई थिंक दिस इज़ द वे। जैसे कि आपने बोला कि NCERT द की ऑफ CUT, तो क्या बच्चे अगर NCERT एक बार रिवीजन कर ले, 2 बार कर ले, तो क्या उसको और भी कोई ऐसे बुक्स उसको आप प्रेफर करेंगे जिससे आप CUT की जर्नी और आसान हो जाए? देखिए, ऐसा है कि अलग अलग पब्लिकेशंस जो होती हैं वो अपने मटेरियल्स लाती हैं, स्टडी मटेरियल्स, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो या फिर कॉन्सेप्ट ही वो होता है। तो ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो खरीद सकता है, उन पे उनके डिस्क्रिप्शन पे। मगर देखिए, मैं अपने अनुभव से यही कहूँगा कि और मैं बार बार इसको इस वीडियो में कह भी रहा हूँ कि NCERT इज़ द की। आपको और कुछ नहीं देखना है, आप बस अपने NCERT को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए। वो बाइबल की तरह है, जितना पढ़ोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। Yes, NCERT is the Bible, the Bhagavad Gita, the Quran, and whatever you say, the Avesta of your CUT UG preparation. तो आपका, जैसे आपने बोला कि आपका सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो क्या आपने इंग्लिश का आप कैसे आप उसको प्रिपरेशन किए, और इंग्लिश का बच्चे को क्या स्ट्रेटजी प्लान रखनी चाहिए? क्या कोई पेपर फॉलो करते थे, पेपर में? हाँ, नहीं, ये आपने अच्छा पॉइंट किया कि इंग्लिश के लिए, बाकी 3 डोमेन के लिए चलिए NCERT, इंग्लिश के लिए क्या करें? तो इंग्लिश के लिए देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 चीज़ों को पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और एक है, उसमें से एक है ग्रामर और एक है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप यदि कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिस भी भाषा में, आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में, जो भी भाषा है, तो उसमें आप उस भाषा के अनुसार न्यूज़पेपर को पढ़ें। और अभी 2 महीने हैं, अभी 2-3 महीने, तो आप पढ़िए और जो भी नया वर्ड आपको पढ़ने के दौरान आए, उसे आप तुरंत ही उसको गूगल करें या जो भी है, उससे आप उसका मीनिंग जानें
और मीनिंग के साथ साथ उसके रिलेटेड कुछ और वर्ड्स यानी कि जो सिनोनिम्स होते हैं और जो एंटोनिम्स होते हैं उन दोनों को भी ध्यान दें। तो क्या होता है कि परीक्षा में अक्सर जो है उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। हो सकता है वो खुद वर्ड ना हो पर उससे रिलेटेड होते हैं, तो आपको उस अनुसार जो है ये हेल्प करेगा। वोकैबुलरी के लिए आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर द सेक ऑफ ग्रामर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखिए आई थिंक न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है, या आप डेली पढ़ने से जी डेली पढ़ने से अभ्यास करत अभ्यास ही सब कुछ होता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और मैं कह रहा था कि ग्रामर जो है, ग्रामर के लिए आप जैसे मैंने उस समय कुछ बुक्स में पहले से ही पढ़ता था, मैं इंग्लिश में बहुत रुचि थी मेरी, तो मैं पहले से ही पढ़ता था। तो उसमें आप या तो वो कर सकते हैं केसी सिन्हा वगैरह ये सब किताबें होती हैं, तो वो मेरे पास पुराने कुछ मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे बुक्स किए थे, तो वो सब मेरे पास हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास वो भी नहीं है तो एक ग्रामरली करके उनका ऐप है, वेबसाइट भी है, तो उन पर बहुत अच्छा उस पर रूल्स होते हैं और ग्रामर के तरह तरह के जो कॉमन एरर्स हम करते हैं उसका होता है। तो आई थिंक दैट शुड हेल्प, क्योंकि इंग्लिश आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, उसके लिए आप पहले से कोई स्पेसिफिक बुक तो है नहीं उसके लिए, तो आपको वही दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग तभी लगेगा जब आप पहले से पढ़ाई करते गए। तो पढ़ाई नहीं रहेगी तो फिर देखो ऑफकोर्स हर बार तो रिपीट नहीं होता, तो लेकिन आपको एक आइडिया दे देगा, जी आइडिया दे सकता है कि हाँ ऐसे करें या इस तरह क्वेश्चन आप। बट हाँ ग्रामर और वोकैबुलरी पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तभी आप कर। जैसे कि मेरा जो है मैं तीनों डोमेन सब्जेक्ट में फुल थे 200 आउट ऑफ 200, बट इंग्लिश में मेरा 182 थे, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। तो और मैं अब सोचता हूँ उसके बारे में, तो मुझे लगता है मैं उसको सही कर सकता था, मगर आई थिंक मैंने एट द टाइम थोड़ी गलतियाँ इसीलिए वो हो गया। बट मैं कहूँगा वो आप नहीं कर सकते हैं। आप इससे मेरी गलती से ये लेसन लें कि आप शांत मन से उस समय जो भी आपने पढ़ाई की है उसको सोचें और एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्म करें। 1 घंटे जो आपके पास हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और आपने डोमेन्स का क्या स्टडी किया? डोमेन का पढ़ने का तो वही हुआ, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा पहले तो स्थिर रहें। आप मतलब पैनिक हो जाएंगे या ऐसा कुछ हो गया तो आता रहता है, मतलब प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन जी नहीं वो क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए स्ट्रेस तो हम इंसान हैं, मशीन तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेस आता है। आपको लगता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिस तरह से कर रहे हैं क्या वो सार्थक होगा या नहीं होगा, बट मैं ही कहूँगा खुद पे विश्वास रखिए, अपना काम करिए, अपना कर्म करिए, फल आपको अच्छा ही होगा उसमें। हाँ और हाँ मैं कहता हूँ कि एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप पैनिक ना हो, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप करते जाएं, जो बीच में आपको लगे आप डाउट है तो उसको स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट पे आइए। और ऐसे करते करते जब आई थिंक 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस आजकल होते हैं, पहले तो 10 ऑप्शनल भी था कि आप छोड़ सकते हैं, हाँ अब तो फुल कंपलसरी ये सब करना है। तो आप जो नहीं आपको डाउट हो रहा है उसको छोड़ दीजिए एट द टाइम। उस जब आपके पूरा हो जाए 50 क्वेश्चन तो लास्ट में आइए कि हाँ चलिए इसमें सोचते हैं कि इस पर क्या करें क्या नहीं। तो अब क्या होता है लास्ट में जब आप करते हैं तो आपका दिमाग स्थिर, आपको पता है आपने पूरा टेस्ट कर लिया है, तो यू डोंट पैनिक। बट इफ़ यू डू इट इन द मिडल ऑफ इट देन यू लूज टाइम एंड सेकेंडली यू मे इवन गो रॉन्ग। सो